हाँ जी। तो नमस्ते, औपचारिक नमस्ते आप सभी को फिर से। आज हम इकट्ठे हुए हैं वस्तुतः विश्वम्भरा का यह जो उपक्रम है, इसमें हम कम से कम सप्ताह में एक बार किसी एक विषय पर संवाद करते हैं। व्याख्यान जैसा हम नहीं रखते और बस परिचर्चा संवाद, मैं, पुष्पिता जी और वंदना शर्मा जी, इस तरह से हमने रखा है। इसके भीतर और भी बहुत सारे, इसके साथ साथ समानांतर और भी कुछ कार्यक्रम हैं जो चल रहे हैं। उनसे भी समय समय पर उसकी भी सूचना जाती है, कभी कभी नहीं दे पाते। अन्य भी कुछ कार्यक्रम आयोजन इसी प्रकार के चल रहे हैं। उसकी सूचना थोड़ी सी मैं कार्यक्रम के अंत में आग्रह करूंगी, जो लोग जुड़ सके उनमें से किसी रूप में वे लोग जुड़े। और वंदना शर्मा जी मेरठ से हमारे बीच में है। मैं वंदना शर्मा जी को गैलरी व्यू करती हूँ। वंदना जी। जी दीदी। हाँ बेटे, आप आएंगी, वीडियो ऑन कर पाएंगी? थोड़ा थोड़ा प्रारंभ हो तब तक। करती हूँ दीदी, जरा देख रही हूँ। हमारे साथ संध्या जी भी हैं। वंदना जी बर्मिंघम से हैं और दुनिया के अलग अलग कोनों से अलग अलग महाद्वीपों से लोग हैं। पुष्पिता जी भी अभी आएंगी। आज की परिचर्चा वस्तुतः हमने भारत में तो, विदेशों में तो ऐसा प्रचलन अब नहीं रहा है, लेकिन भारत में थोड़ा इसको जोर शोर से महिला दिवस की बात होती है। और आप समझ लें सीताष्टमी जैसा, सीताष्टमी भी 2 दिन में है। तो मैं आज सुबह रामायण अभी पढ़ रही थी कुछ देर पहले, आधा घंटा पहले ही। तो हमारे सामने जो इतिहास है भारत का, उसमें ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं कि उन्होंने अपने गुणों से, अपनी योग्यता, शक्ति और सामर्थ्य से विश्व इतिहास बनाया है। चाहे वह सीता हो या उससे पहले गार्गी, जिन्होंने याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया, मदालसा है, लोपामुद्रा है, मैत्रेयी है। बहुत लंबा इतिहास है। और इधर के अपने आधुनिक भारत के इतिहास में आए तो माता जीजाबाई हैं और कई नाम, रानी झांसी हैं, हमारे सामने आते हैं। तो इन सब नामों के आलोक में जब हम भारत के इतिहास को देखते हैं तो समझ में आ जाना चाहिए हम सबको कि ऐसा नहीं है कि भारत में, जिसे पिछड़ा हुआ भारत कहा कहते हैं आजकल लोग बोलचाल में, कि स्त्रियों से कोई भेदभाव होता था। यदि स्त्रियों से कोई भेदभाव होता, जबकि भारत पराधीन था, एक तरह से पराधीन ही था, तो रानी झांसी को कभी बराबरी पर अपने नाना के साथ उस तरह की शिक्षा न मिलती अस्त्र शस्त्र की, यदि वे वंचित होती। तो अब ऐसा भेदभाव था नहीं। हाँ, यह हो सकता है कि कुछ सभी के लिए वैसे अवसर, क्योंकि एक जिस अवस्था में, जिस आर्थिक अवस्था में भारत आ चुका है, सबके लिए सुलभ नहीं थी वैसी सुविधाएं, और उसके कारण कुछ लोग वंचित रह गए हों। लेकिन हम अपने परिवारों का भी इतिहास देखें तो हमारे परिवारों में कहीं ऐसा नहीं था कि हमारी दादी नानियां किसी कारण से, इस कारण कोई कमतर रह गई कि वे स्त्रियां थीं। हमारे घरों में हमारी दादी को, नानी को, हमारी परनानी, परदादी को परिवार में जो स्थान प्राप्त था वह बहुत ही आदरणीय स्थान था। पुष्पिता जी आ गई हैं, चलिए। सदा से परिवार में स्त्री को वैसा आदरणीय स्थान प्राप्त था, लेकिन जैसे जैसे आक्रांता भारत में आए, यह हम स्थान से, पुष्पिता जी स्वागत है आपका। तो मैं एक बार
स्पीकर भी कर देते हैं। ठीक। नमस्ते पुष्पिता जी। वंदना। आप म्यूट पर हैं पुष्पिता जी, आप अनम्यूट कीजिए। नमस्कार। नमस्ते संजय जी रोना। आपको, वंदना जी आपको, बस लगता है कि आप लोग को वहां से निकाल लें अपने पास। नमस्कार पुष्पिता जी। मुझे भी उतनी नमस्कार। प्रसन्नता हो रही है। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ओ, आंखें भर आती हैं, गला भर आता है और फासलों का एहसास होता है। स्वागत है आपका पुष्पिता जी। हम जो आज चर्चा कर रहे हैं, मैं जो अभी अपने मित्रों के साथ कह रही थी कि हम भारतीय इतिहास की बात कर रहे थे कि भारतीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्त्री को इस कारण वंचित किया गया हो कि वह स्त्री है। जब ऐसा हुआ, क्योंकि बहुत बाद के समय में हम देखते हैं कि स्त्री शूद्रो न धीयताम वाली बात आई कि वेद के मंत्र उनके कानों में न पड़े। वह एक वैसा समय था जब आक्रांता भारत में आने लगे थे और उनकी संस्कृतियों या उनके साथ साथ रहते हुए सह अस्तित्व, तो सकारात्मक शब्द है इसलिए सह अस्तित्व मैं नहीं कहूंगी, लेकिन साथ साथ बसते हुए जैसे हम ग्रहण करते हैं एक दूसरे से, उस प्रवृत्ति के अंतर्गत कुछ चीजें हुई। जैसे उत्तर भारत में स्त्री घूंघट निकालने लगी, और घूंघट निकालने की प्रथा वहीं से आई, क्योंकि आप दक्षिण में जहां जहां जिधर से आक्रांता आए, उनकी संस्कृति ने जिस क्षेत्र को भारत के प्रभावित किया, उस क्षेत्र में स्त्रियों की दशा और बाकी चीजों पर उसका प्रभाव पड़ा। लेकिन आप दक्षिण में जाएं, दक्षिण में सिर ढकना बड़ा अपशकुन माना जाता है। विवाह के समय भी स्त्री घूंघट तो क्या, सिर भी नहीं ढका जाता। तो क्योंकि दक्षिण में आक्रांता उस तरह से नहीं पहुंच पाए जिस तरह से उत्तर भारत तक आए, और हैदराबाद तक कम से कम रहा उसका प्रभाव। तो इसलिए ऐसी बातें, या जैसे रात में शादियां कर दी जाती हैं उत्तर भारत में, क्योंकि बेटियों को दक्षिण में आप जाएं सब विवाह दिन में होते हैं, क्योंकि रात में दिन में जो पता लगता है विवाह योग्य सुंदर युवती कोई कन्या है किसी के पास, उठा कर ले जाते थे। तो इस कारण हमारे सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे में कुछ परिवर्तन हुए, लेकिन वे परिवर्तन भारतीय संस्कृति का जो इतिहास है उस इतिहास में वे बिल्कुल एकदम नए हैं, कुछ काल के हैं और कई चीजों के प्रभाव में हैं। तो हम आज स्त्री दिवस के संदर्भ में जो भारत में मनाया जाता है, कई तरह के बातें चलती हैं, हम आज थोड़ी सी बातचीत इसी विषय पर करेंगे कि क्या यह एक फैशनेबल टर्म है कि हाँ हम महिला विमर्श की बात करें और स्त्रियों की, जैसे अभी कल ही हम एक अपनी गोष्ठी में चर्चा कर रहे थे। अभी एक अभिनेत्री ने, बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री भी नहीं है लेकिन लोग जानते हैं, उसने विवाह किया और कन्यादान नहीं करवाने की बात कही कि कन्यादान की रस्म को हटा दिया। तो क्या, क्योंकि कन्यादान की जो विवाह संस्कार है, विवाह संस्कार की परिपाटी यह कोई हमारी अभी की विकसित की हुई नहीं है, और न यह 1000-1500 वर्षों के भीतर की परिपाटी है। संस्कार विधि के 16 संस्कारों में विवाह संस्कार और उसकी विधिवत विधि जो है वह दी हुई है। उसमें एक रस्म आती है, पाणी ग्रहण के साथ ही उसे संपन्न किया जाता है, वह विधि है कन्यादान। अब कन्यादान क्या है, हम थोड़ी इस पर बात करेंगे। और इस तरह के आजकल जो नए नवयुवक नवयुवतियां हैं फैशनेबल, उसमें आकर जो अपने आप को कहते हैं कि मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने इसे तिलांजलि दे दी, मैंने इसे नहीं अपनाऊंगा, यह ऐसी प्रवृत्ति के लिए क्या कहा जा सकता है, कितनी उचित है कितनी अनुचित है। समाज में स्त्रियां, घरों परिवारों में स्त्री विमर्श, हम इन सब के आलोक में जिस तरह से बातें उठेंगी हम उनको करेंगे।
तो पुष्पिता जी आ चुकी हैं, वंदना जी भी हैं, हमारी दो मित्र और हैं, संध्या जी सिंगापुर से, एक वंदना शर्मा जी बर्मिंघम से। मैं इन सबका पुनः स्वागत करती हूँ और हम परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम पहले पुष्पिता जी से जान लेते हैं, वे इसमें जोड़ना जो भी कुछ चाहती हैं, कहना चाहती हैं, उसका स्वागत है। कविता जी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो हम लोग का दिवस हर दिन है, क्योंकि आपके साथ और अपनी और महिला मित्रों के साथ, और मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रवासी लेखकों में जो भारत से बाहर काम कर रहे हैं उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। मुझे लगता है संध्या जी इससे सहमत होंगी और वंदना जी भी सहमत होंगी अगर नामों की गणना की जाए तो। दरअसल आपने जो बताया कन्यादान और स्त्री की स्थिति के संदर्भ में, मुझे लगता है कि हम लोग अधिकांश लोग इस सारी चीजों से बहुत गंभीरता से परिचित हैं। अब ये है कि ये जो परंपराएं चली हैं और उन परंपराओं का एक अपना मकसद था, रचनात्मक मकसद था, जो कि अब पूरी तरह से उपभोग मूलक हो गया है। तो मुझे लगता है कि हम लोग को इस दिशा में भी सोचना चाहिए कि आखिर, मैंने जब हम पढ़ते थे तो हमारे साथ के जो विद्यार्थी थे, कहना शोभा नहीं देता लेकिन सच तो कहना ही होता है, वो कहते थे कि हम लोग दोस्ती भी बाहर किए रहते हैं लेकिन शादी तो उसी लड़की से करेंगे जिसे हमारे माँ बाप सुनिश्चित करेंगे, और इससे क्या होगा कि घर में भी हमारा महत्व बना रहेगा, वो घर की भी देखभाल और सेवा करेगी और जो दान दहेज मिलता है वो भी मिलता रहेगा, मिल जाएगा। और बीच में जो परंपराओं में, माने भारतवर्ष में जितने त्योहार है उस हर त्योहार में मायके से सामान आता है और तब उसके बाद में उस त्योहार का अनुष्ठान होता है। तो एक ही बार कन्यादान नहीं होता है। कन्या का पिता जीवन भर अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपनी बेटी के पिता होने की रक्षा के लिए और अपने खानदान की प्रतिष्ठा के लिए वो लगा रहता। सिर्फ वही नहीं, अगर सम्मानित भाई है उसके पास भी है तो वो भी अपनी बहन की रक्षा के निमित्त, तो बहन का ससुराल में सम्मान होता रहे इसलिए वो भी लगा रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सारी आधुनिक व्यवस्था के बावजूद भारतवर्ष में अब पार्टनरशिप में भी युवाओं और युवतियों ने रहना शुरू कर दिया है। तो जब पार्टनरशिप जैसा चलन हो गया है तो फिर कन्यादान का क्या महत्व है? एक तरफ तो वो आजादी चाहिए, वो स्वतंत्रता चाहिए, वो सुविधाएं चाहिए जो पूरे विश्व में दूसरे पुरुषों को हैं और स्त्रियों को हैं, उसके बाद में वो भी चाहिए। और बहुत, मैंने ये दुर्भाग्य के साथ बहुत कम ऐसी स्त्रियां होंगी जो कि इसका विरोध करती हूँ कि हमें मायके से कुछ नहीं लेना है। उनको भी ये गौरव महसूस होता है कि आप जेठानी के पास तो ये आया है और हमारे मायके से ये आया है। और दुर्भाग्य ये है कि इन्हीं सारी बातों का चलन भारतवर्ष में जो सीरियल बनते हैं वो सीरियल इन्हीं सबका विस्तार कर रहे हैं। माने घरों में रहने वाली स्त्रियां इतने आभूषण पहन के नहीं रहती हैं जितने कि टेलीविजन सीरियल की स्त्रियां रहती हैं। तो ये जो आभूषण का और कपड़ों के संदर्भ में तो पूछिए मत, बेचारा पाश्चात्य देश स्त्रियों के संदर्भ में बदनाम है, लेकिन भारतीय परिधानों का जो स्वरूप हो गया है साड़ी और ब्लाउज का ही अगर देखा जाए तो मुझे लगता है उससे ज्यादा लज्जाजनक परिधान विदेश में है। इन बातों का जिक्र हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये विश्व महिला दिवस जो मनाया जाता है इसके साथ एक विश्व शब्द जुड़ गया है और एक इंटरनेशनल शब्द जो अंग्रेजी का जुड़ा हुआ है। लेकिन पिछले 20 वर्षों से मेरा यूरोप का अनुभव यह है कि यहाँ कोई विश्व महिला दिवस नहीं मनाया जाता है, उसकी कोई जरूरत नहीं। हर दिन महिलाएं, उनका जीवन, उनके अधिकार, वो जब चाहे तब अपना घर छोड़ के, चाहे तो अकेले रह सकती हैं, चाहे तो किसी महिला कोई अपने मित्र बना के उसके साथ रह सकती हैं, और चाहे अपने पुरुष मित्र का चयन करके उसके साथ रह सकती, और बहुत प्रसन्न होकर के परिवार के लोग इसकी अनुमति देते हैं। इसके बाद पुरुष चयन के बाद संतान का भी उन्हें पूरा अधिकार है।
वस्त्र जो पहनना चाहे पहने, नौकरी जो करना चाहे वो करें, माने, और फिर इनसे जो होने वाले नुकसान है, जो हानि है, जो संकट है, वो फिर वो स्त्री खुद झेलती है। अगर उसने अपना घर अलग बनाया है तो उस घर का किराया, उसका खर्चा, बिजली का बिल, टेलीफोन का, वो सब वो खुद देती है, पिता से या भाई से कोई सहायता नहीं लेती। उसके प्रेम के लिए की गई ये सारी आत्मनिर्भरता उसके अपने से होती है, उसके अपने खर्चे पर होती। इसीलिए देखिए कि यूरोपीय देशों में होटल्स और रेस्टोरेंट में बहुत टीनेजर्स लड़कियां जो हैं वो वेटर का काम करती हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, 18 से 22 साल के बीच में, और एक बहुत छोटा सा घरौंदा ले लेते हैं कहीं, उसका भी वो पेमेंट करते रहते हैं। तो विदेशों में, यूरोप में प्रेम स्त्रियां और पुरुष, लड़के, नवयुवक और युवतियां अर्जित करते हैं अपने श्रम से, अपने परिश्रम से, मेहनत से। भारतवर्ष में मुझे जो दिखता है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और 40 वर्षों तक वहां रह के पढ़ाए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, हजारों की संख्या में विद्यार्थियों को देखा, लेकिन उन्हें प्रेम की स्वतंत्रता तो चाहिए, उन स्त्रियों को प्रेम की आत्मनिर्भरता तो चाहिए, पर प्रेम की इस आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता के लिए जो त्याग करना पड़ता है, जो परिश्रम करना पड़ता है, उसका सामर्थ्य नहीं रखते हैं। उस पर फिर उन्हें माँ पिताजी याद आने लगते हैं, और जब तक माँ पिताजी जीवित रहते हैं तब तक उनसे सहायता की आवश्यकता लोगों को महसूस होती रहती है। तो मुझे ये हमेशा लगता है कि पाश्चात्य जिस आकर्षण का कारण बना हुआ है, और उस आकर्षण की जो उपलब्धियां हैं पाश्चात्य देशों की, उन देशों में जो लगन और कर्मठता है, जो त्याग है, जो समर्पण है, विवाह, यहाँ पे एक लेगेसी है। सभी लोग विवाह नहीं करते हैं। जब वो लड़का लड़की 20-22 साल में साथ रहने लगते हैं, तो भी जब संतान हो जाती है तो पासपोर्ट बनवाने के लिए माँ पिताजी के रूप में नाम लिखवा लेते हैं, और जब 2-3 बच्चे हो जाते हैं और वो दोनों अच्छी नौकरी करने लगते हैं, तो उन्हें लगता है कि अब हम लोगों को मैरिज जो है कर लेनी चाहिए। शुरू में ये सुनकर के मैं थोड़ा सा चौंकती थी, लेकिन अब मेरी आदत हो गई और बहुत अच्छा लगता है। वो अपने 2-3 बच्चों के साथ चर्च में जाते हैं, दोनों के माँ पिताजी को इनविटेशन जो शादी करने जा रहे हैं वो देते हैं। माँ पिताजी व्यय नहीं करते हैं, ना कोई खानदान और ना कोई रिश्तेदार, आना चाहे तो। और आपको आश्चर्य होगा, 10 यूरो का कोई गिफ्ट लेकर के माँ पिताजी दे देते हैं, या फूलों का एक गुलदस्ता दे देते हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी। वो इतने खुश होते हैं। और हमने एक कहानी में जिक्र भी किया है कि जब मैं इटली में वहां मार्को स्क्वायर पर, तो वहां एक लड़का और लड़की 22-23 वर्ष के होंगे, और वो जिस तरह से परियों की तरह का सफेद ड्रेस पहनती हैं, वो वहां चर्च में गई, एक दूसरे को अंगूठी पहनाया, और उसी स्क्वायर पे वो दोनों बैठे, हम लोग के बगल वाली जगह पर ही, और वहां म्यूजिक कुछ बज रहा था, वो उस म्यूजिक को उन्होंने अपना हिस्सा बना लिया। उनके साथ कोई नहीं था। हमने अपनी एक कहानी में उस पूरे दृश्य का, उस पूरी घटना का हमने वर्णन किया है। और वो एक सत्य घटना। मेरी सारी कहानियां जो लिखी, साहित्य लिखा हुआ है, वो हमने देखा है, या तो आंखों से या अंतर्दृष्टि से, और उसके बाद लिखा है। वो प्रामाणिक दस्तावेज है। सिर्फ वो कहानी और उपन्यास इसलिए है कि हमने घटनाओं को इस क्रम से विन्यस्त किया है कि उस देश की और उस समाज की वो कथा चरित्र बनकर के प्रकट हो और सामने आए। तो इस समय जो स्थिति है हमारे समाज की, और मुझे जो लगता है कविता जी, कि विदेशों में स्त्री का जीवन वैलेंटाइन डे और मदर्स डे के बीच में है। पहले वो मां बनती है, उसके बाद वो पत्नी बनती है जब विवाह होता है, नहीं तो वो पार्टनर ही रहती हैं। ये हम नटशल में बात बता रहे हैं। अब भारतवर्ष में 2 बार नवरात्र होते हैं, वर्ष में 2 बार नवरात्र होते हैं। करवा चौथ अलग से, हरतालिका तीज अलग से, और वो छठ
अलग से, इसी तरह के और पर्व भी अलग से, और सब स्त्रियों पर केंद्रित है। एकादशी, अमावस्या, माने अंतहीन। धर्म और इस संस्कृति के द्वारा भारतीय स्त्री को अनुशासित करने की एक कोशिश होती है, पर इस बहाने जीवन भर उसे एक तरह की दास्ता में रखा जाता है। बहुत ही सुसंस्कृत दास्ता है, क्योंकि उन मौकों पर उपहार मिलते हैं, कहां से? मायके से। इसीलिए कन्या की जो स्थिति, भ्रूण हत्याएं वगैरह जो हो रही हैं और हुई अब तक, उसका मूल जो कारण था वो यही था। और अभी तो हमारे साथ वंदना जी हैं, बहुत ही समर्थ विचारक, और संध्या जी, और हमारे सामने जो स्त्रियां सक्रिय हैं, वो स्त्रियां अपने घर परिवार को संभालते हुए, वो पत्नी, माँ, बहू, संध्या जी ने जिस तरह से बताया था, बहुत बाद में उन्होंने अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया। वो अपनी सास माँ की सेवा में लगी रही, वो माँ मानती। और देखिए विदेशों में, यहाँ यूरोप में कभी सिर्फ अपनी माँ को माँ कहते हैं लोग, सास को नहीं और ससुर को नहीं, नाम से बुलाते हैं। बहू अपने ससुर को नाम से बुलाती है, वैसे ही जैसे अपने दोस्त को नाम से बुलाती है, और वैसे ही सास को भी। तो ये और जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए, माँ तो एक ही हो सकती है, माँ 2-3 नहीं हो सकती, पिता भी एक ही हो सकता है। और इवन जो भाई बहन हैं, जो सहोदर हैं, उन्हीं को वो भाई बहन मानते हैं, बाकी सबको वो नाम से बुलाते हैं, ब्रदर और सिस्टर नहीं कहते, नाम से। तो ये जो एक संबंधों की पारदर्शिता है और ईमानदारी है, ये मुझे अच्छी लगती है कि सचमुच वो चाहे लड़के के पक्ष की हो चाहे लड़की के पक्ष की हो, सास कैसे मां हो सकती है। तो हम लोग को एक पारदर्शिता, बिना मां कहे भी तो गहरे संबंध बनाए जा सकते हैं, जैसे मां से होते हैं, जैसे दोस्तों से होते हैं, जैसे हमारी दोस्ती आप लोगों के साथ है, कविता जी के साथ है। एक ऐसी अंतरंग मित्रता की आज आवश्यकता है स्त्रियों को, जहां वो अपने को होने वाले बहुत से सामाजिक दबावों से पैदा होने वाली कुंठा से मुक्त कर सकते हैं। ये संभव मित्रता में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो मुझको ये लगता है कि हम जो स्त्रियां हैं, जो कामकाजी स्त्रियां हम लोग जो हैं, हम लोग परिवार के सारे दायित्वों को निभाते हुए समाज के संकट, विश्व में भारतवर्ष की पहचान, भारतीय संस्कृति की अस्मिता, इन सब के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति कहीं से कोई धारणा सिर्फ नहीं है। भारतीय संस्कृति कविता जी हैं, पुष्पिता जी हैं, संध्या है, वंदना है, ये सारे लोग भारतीय संस्कृति हैं। स्त्रियां भारतीय संस्कृति हैं, स्त्री और पुरुष के संबंध भारतीय संस्कृति है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट से बात नहीं की जा सकती। तो हम लोग मानवीय मूल्यों की रक्षा में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि कविता जी इस बात को अपनी, और हम मित्रों के साथ मैं वंदना जी को, संध्या जी को भी सुनना चाहूंगी, और होगा तो बाद में हम लोग कविताएं भी अपनी एक एक सुनाएंगे, क्योंकि वो काव्य स्त्री हृदय का कहा जाए कि हम लोग भाग्यशाली हैं, हम स्त्रियां जो कविताएं लिखती हैं, कि हम लोग सिर्फ संतान को ही जन्म नहीं देते, हम साहित्य को भी जन्म देते हैं समाज के लिए। धन्यवाद पुष्पिता जी। मैं थोड़ा इसमें चीजें, मैं कुछ असहमत हूँ कुछ चीजों से, कुछ चीजों से सहमत भी हूँ, क्योंकि यह जो चित्र हम आज देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिम में स्त्री बहुत बढ़िया स्थिति में है, समाज बहुत ईमानदार है, और भारत की तुलना कहीं की नहीं जा सकती उससे, और बहुत पारदर्शिता है, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं जब भारत से मैं नॉर्वे गई, नॉर्वे में तो वैसा वातावरण नहीं होता कि हम खुले में धूप में लेट जाएं, बैठ जाएं उस तरह से। लेकिन जब मैं लंदन में रही विशेषतः,
मुझे ध्यान है कि मैं अमूमन जैसे ही थोड़ा मौसम, इन्हीं दिनों थोड़ा मौसम जब खुलने लगता है अप्रैल के प्रारंभ के आसपास, तो मैं चली जाती थी अपने घर के बगल में, और एक खुला मैदान था झील के किनारे, और मैं उसमें लेट जाती थी, और वह अकेले बिल्कुल जाती थी, और लेटे-लेटे ऐसी कल्पना सोचती थी कि मैं एक जीवन, यानी एक समय ऐसा था कि घर के आंगन में भी लड़की उत्तान ऐसे लेटी हुई बिना ओढ़े बड़ा वैसा माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। और यहाँ और मेरे बगल में कई बार वो फुटबॉल खेलने के लिए, फुटबॉल टीम की जो प्रैक्टिस चलती रहती है, कुछ युवक आ जाते थे, और वे अपने आप की, मैं यहाँ लेटी हुई हूँ, मैं उन्हें कहती मैं थोड़ा सा इधर लेट जाऊं, वो अपना खेलते रहते हैं। बहुत बड़ा मैदान था। तो मुझे लगता था मेरा भारत में, मुझे याद है एक एक 90 वर्ष 92 की घटना है, घटना नहीं है, कि मेरा बच्चा खेल रहा था, और उस समय बैठे बैठे, और मुझे अभी तक याद है कि पुणे की वो कौन सी जगह थी, मैं वहां बेंच पे बैठी हुई हूँ, और मैं, मेरे मन में इच्छा हुई कि काश ऐसा हो, इतने भीड़ भड़कता था आसपास, मेरे मन में इच्छा हुई काश ऐसा हो कि मैं यहाँ लेट पाती आकाश के नीचे, खुले में, नीले आकाश के नीचे और हरी धरती के ऊपर। और ऐसा नहीं हो पाता वहां पर, क्योंकि बड़ा वैसा माना जाता। लेकिन लंदन में रहते हुए अब हम यहाँ भी हैं, बड़ा कहीं कोई पूछता नहीं है। अमेरिका में यद्यपि वैसा वातावरण नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में इस अर्थ में बहुत ही शालीन और बड़ा अनुशासित वातावरण है। तो इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी, कि पश्चिम में स्त्री बहुत समर्थ है और सक्षम है, पारदर्शिता है समाज में। और लेकिन हम जब, जैसे जो कन्यादान की आपने बात की, देने की बात की, मुझे लगता है कि एक तो हम, जो पिछला हमारा साल 200-300 वर्ष का इतिहास है, हम उसे ही समझते हैं कि वही भारतीय इतिहास है और वही भारतीय परंपरा है, जबकि वह सारा आक्रांताओं के प्रभाव में आया हुआ, और उत्तर भारत का, दक्षिण में जाए, दक्षिण में यह सब नहीं है। पहली बात तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है। दूसरी बात यह कि लोगों को जो पारंपरिक विधियां हैं हमारी, जो शास्त्रीय परंपरा है, उसका ज्ञान नहीं है। सबने एक दूसरे से सुना है, ना किसी ने संस्कृत पढ़ी है, ना किसी ने पढ़ी भी है तो एक पुस्तक पढ़ी है, जो कंप्लीट पिक्चर होती है वो किसी के पास नहीं है। तो कंप्लीट पिक्चर वही बना सकता है जिसने 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 कुछ एक आर्ष पद्धति का, जो हमारी परंपरा है, उसको थोड़ा देखा समझा हो। तो हम भी एक आधुनिक युवा के रूप में इसी तरह से बड़े तोप हुआ करते थे कभी, और हम कहते थे क्या ये भारतीय समाज है, स्त्री नवरात्र की जो आपने बात की करते हैं, लेकिन अनादर करते हैं स्त्री का। तो हम भी एक समय में ऐसा किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे दृष्टि विकसित हुई, जैसे जैसे हम अपने वांग्मय वैदिक साहित्य के पास गई मैं, तो मैं अब आपको आधिकारिक, मेरा यह कर्तव्य बनता है इस मंच के माध्यम से कि मैं आपसे सबसे साझा करूं कि कन्यादान वस्तुतः होता क्या है। क्योंकि हमने वही देखा है, जो पंडित जो बेचारे आज पंडितों पुरोहितों की वो वह अवस्था है, जैसे कहीं पर मजदूर खड़े होते हैं मार्केट किनारे पर, एक चौक पर, कि सुबह दिहाड़ी मजदूर वहां से लोग ले आते हैं, जिनके यहाँ भारत के में तो पुरोहितों, संस्कार कराने वालों, पुजारियों, इन सब की यह अवस्था है कि उन्हें वहां खड़ा होना पड़ता है, कि लोग आते हैं आज मेरे यहाँ ये करवा दो, यह करा दो, इस तरह से उनकी इतनी दुर्दशा है। तो ऐसे में वे जो करवाते करते हैं, उसे यदि आप कोई समझे कि वही वास्तविक रीति नीति और अर्थ है, तो यह बड़ा अन्याय है भारतीय संस्कृति के साथ। तो कन्यादान का वस्तुतः अर्थ क्या होता है? देखिए, स्त्री जो होती है हमारी वैदिक संस्कृति में, और मनुष्य की संरचना के साथ इसको जोड़कर देखिएगा, कि देखिए, विवाह कोई, जितने भी संस्कार है, जो रिचुअल पार्ट है, जितने 16 संस्कार होते हैं मनुष्य के, रिचुअल पार्ट इसलिए है ताकि हमें आगे याद दिलाया जा सके कि हमें अगला जो जीवन है इस संस्कार से जुड़ी हुई, उसे कैसे, तो वो एक प्रतीकात्मक होता है। विवाह में जितनी विधियां होती हैं वे प्रतीकात्मक होती हैं, ताकि उस समय बैठकर, जैसे बच्चा पहली बार यदि स्कूल जाता है, ऐसे तो उसे रोज ही अध्यापकों का सम्मान करना है, रोज ही शिक्षा ग्रहण करनी है, लेकिन जिस समय उसका उपनयन और वेदारंभ होता है, स्कूल जाने का पहला दिन होता है, उस दिन उसे बैठाकर ऐसे लिखना, ऐसे बोलना, ऐसे करना। तो एक बार, पहली बार, जब भी कोई संस्कार के अगला जो शुरू हो रहा है जीवन,
आगे जब भी उस चीज को पहली बार किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ चूड़ा कर्म होता है, बाल उतारे जाते हैं, ऐसे तो जीवन भर बच्चे बाल मुंडवाते हैं, लेकिन चूड़ा कर्म और ये सभी संस्कार तब होते हैं जब पहली बार उस क्रिया को किया जाता है। उस दिन विधिवत बिठाकर जो आदर्श बड़े लोग हैं, पढ़े विद्वान, वे उसको विधिवत बिठाकर उसकी समझ सूझबूझ दे देते हैं। और दूसरा इसमें यह होता है कि हम उसको मनाते हैं, क्योंकि यह पहली बार अन्नप्राशन संस्कार होता है। पहली बार मनुष्य ने सारा जीवन अन्न खाना है, लेकिन जब बच्चा पहली बार अन्न खाता है, वह दिन माता पिता के लिए, सबके लिए, समाज के लिए विशेष होता है। और उस दिन माता पिता को संस्कारित करने की भावना से उसको एक आयोजित किया जाता है, और उस समय वैसे वेद मंत्र और उस सारे विधि विधान को किया जाता है, ताकि उन्हें पता रहे कि अब बच्चे का शारीरिक विकास केवल लिक्विड से नहीं होगा, इससे होगा, और आपको उसके खान पान में इन चीजों का ध्यान रखना है। और इस प्रकार बच्चे की भी स्मृति में जुड़ जाती है। बहुत छोटा है, उसकी स्मृति में नहीं जुड़ती, लेकिन हर बच्चे के साथ जब यह होता है, उसे अपनी तो याद नहीं रहती, जब वह अपने बच्चों की करता है तब उसे पता चलता है कि मेरे साथ भी कभी ऐसे हुई थी, और मुझे भी अपने जीवन में अपने बच्चों को यही शिक्षा देनी है। तो संस्कार मूलतः जो 16 संस्कार हैं, पहली बात तो हमारे जो करवाने के लिए आते हैं, ये सब रिचुअल अब तो सब कर्मकांड नाम के लिए रह गया, लोग सोचते हैं नहीं करेंगे तो कुछ अनिष्ट हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। तो पहली बात तो यह। दूसरा, जो कन्यादान का वास्तविक अर्थ है, हम लोगों ने क्या है कि हम संस्कृत को हिंदी के माध्यम से जानना चाहते हैं। अभी मेरी वंदना मुकेश जी से भी बात हो रही थी, हिंदी में क्या हो गया, दान का अर्थ डोनेशन है ना, लेकिन संस्कृत में दान का अर्थ डोनेशन नहीं है। गड़बड़ यहां होती है। दान का अर्थ होता है सहर्ष देना, आदान और प्रदान। कन्यादान में आदान भी है और प्रदान भी है। और देना, जैसे हमने बेटी दी है, इसका यह अर्थ नहीं है कि मैंने अपनी कॉपी दी है, कोई वस्तु है। उन्होंने भी अपना बेटा दिया एक नया घर बनाने के लिए, बेटे के माता पिता ने भी अपना बेटा, वो दोनों ने कहा जाओ तुम अपना घर बनाओ, है ना। तो यह आदान, तो यह संधि है। पहली तो इसमें यह बात है कि कन्यादान जो है वह केवल वह डोनेशन नहीं है। दूसरा, कन्यादान में कन्या और आदान, क्योंकि वह ले रहा है और एक परिवार अपनी बेटी को दे रहा है, इसमें वस्तु की बात कहीं नहीं आई है, ना कन्या को दिया जा रहा है। अच्छा, तीसरा जो मूल इसका अर्थ है, अब मैं उस पर आती हूँ। कन्यादान वस्तुतः, देखिए हमारी संरचना प्रकृति की ऐसी है कि गर्भ में बालक को धारण करना स्त्री को ही करना है। आप कितना भी कह लें कि पुरुष नहीं कर सकता, यदि पुरुष गर्भ धारण करने लगेगा तो पुरुष स्त्री हो जाएगा ना, फिर तो पुरुष ही स्त्री है। फिर आप कहेंगे कि तो यानी जो भी असल में किसी एक को धारण करना है। और हमारी, अब आप कहें कि पानी ठंडा क्यों है, पानी को तो पृथ्वी जैसा, अगर पानी पृथ्वी जैसा होगा तो फिर वो पानी तो रहा नहीं ना, फिर तो वह पृथ्वी हो गया। तो इसी तरह से पुरुष अगर स्त्री के काम करने लगेगा तो पुरुष नहीं है, वह भी स्त्री है। तो स्त्री की संरचना इसी तरह से है कि स्त्री को गर्भ धारण करना है, स्त्री को जन्म देना है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारी परंपरा ने स्त्री के इन सारी, ये जो परिवार नामक संस्था है, इसका बड़ा सोच समझ कर, क्योंकि अब हम पश्चिमी जगत को देखते हैं, ये तरह तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग भी उससे त्रस्त थे कि मनुष्य जिस आदर्श को नहीं समझता और उस आदर्श को समझे बिना भटक रहा है, और विवाह एक गलत उसमें चला गया है। स्त्री पर जैसे कि अधिकार दे दिया गया मनमानी करने का। तो इसलिए यह समाज अब उसमें परिवर्तन लाना चाहता था, स्त्री की स्थिति को सुधारना चाहता था। ये अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट हमारे ऋषियों ने किया था, वह एक्सपेरिमेंट में के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि विवाह जो है एक बहुत, और विवाह का अर्थ वह रिचुअल नहीं ले रही, विवाह का अर्थ है स्त्री पुरुष का एक होकर परिवार की अभिवृद्धि करना, वही है। और विवाह संस्कार जो है वह पहला दिन है जब वह पहली बार मिलते हैं, प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, हाथ थामते हैं और उस यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ऐसे तो उन्हें सारा आगे जीवन यात्रा इकट्ठी है, लेकिन जिस दिन पहली बार होता था उस दिन उस संस्कार को किया जाता था। दोनों को बार बार यह प्रण याद दिलाए जाते थे और समाज सम्मुख रहता था, ताकि वे इस बात को थोड़ा एक जैसे आजकल परिवार, लड़के लड़कियां यदि सिंगल फैमिली जहां रहती हैं, वहां पर क्या होता है कि बहुत परिवार टूटते हैं। कल परसों मैं किसी से बात कर रही थी इसी संदर्भ में, तो मैंने कहा कि जब परिवार एक साथ रहते थे ना, तो क्या होता था,
ये मान लीजिए पत्नी को पति को कुछ गुस्सा आ रहा है तो वह कभी मर्यादा में रहेगी, उसे लगता है अरे मेरा ससुर भी सुन रहा है, मेरा ये भी सुन रहा है, कैसा लगेगा, तो वो थोड़ा, तो उससे क्या होता था, स्थिति थोड़ी बिगड़ने से बच जाती थी, पति भी नहीं चिल्ला पाता था। जैसे मैं ही अपना याद करूं, हमारे चाचा ताऊ वगैरह देर रात को फिल्में देख कर आ रहे हैं और मेरे दादाजी सोए हुए थे तो सबको बड़ा डर लगा रहता था, अरे ऐसा नहीं करना। तो जब साझा रहते थे सब उम्र के लोग एक साथ, तो एक दबाव रहता था कि आजकल कोई साथ होता नहीं है, कोई किसको गाली दे रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, स्थितियां और बिगड़ती चली जाती हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं ना कि मान लीजिए आप क्रोध में है, कुछ में उसको थोड़ी देर टाल दो, चुप रह जाओ, तो बाद में देखेंगे, तो उससे स्थिति बिगड़ने से बहुत बच जाती है। तो यही भी यह एक कारण है कि हमारे यहाँ ये परिवार इस तरह से इन देशों में टूट रहे हैं, और उस टूटने का जो बड़ा दुष्प्रभाव है वह बच्चों पर आ रहा है। हम यह भी देख रहे हैं, मैं तो 90 के दशक में नॉर्वे स्कैंडिनेविया वाला एरिया, आप तो वहीं से हैं, आप देखिए कि किस प्रकार टूटे हुए परिवारों की यंत्रणा यहाँ बच्चे झेल रहे हैं, जो ड्रग्स में जा रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जा रहे हैं, ये सभी उन्हीं परिवारों के हैं। तो पहली परिवार की आवश्यकता थी, इसलिए हमारी जो वैदिक वाङ्मय है, ऋषियों ने हमारे यहाँ पर इस परिवार नामक सामाजिक संस्था का निर्माण किया। उन्हें मालूम है कि स्त्री पुरुष को साथ रहना ही है, संतान होनी ही है। अब उस रिचुअल की आप बात छोड़ दीजिए, क्योंकि विवाह का अर्थ है स्त्री पुरुष का साथ रहकर परिवार को बढ़ाना। अब यह जो कन्यादान जिसकी बात की जाती है, यह वस्तुतः क्या है कि स्त्री को मुक्त किया गया कि तुम्हारे ऊपर परिवार के भरण पोषण की कोई जिम्मेदारी है। स्त्री को इस सारी जिम्मेदारी से उन्होंने मुक्त रखने की व्यवस्था की, क्योंकि स्त्री को गर्भ धारण करना है, उसने संतान को जन्म देना है, इसलिए स्त्री अपनी इच्छा से नौकरी करना चाहे, परिवार के लिए अर्जित करे, वह उसकी इच्छा है। ये वैदिक व्यवस्था की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन वैदिक व्यवस्था ने स्त्री को इन सब दायित्व, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो इसलिए कहा कि स्त्री जिसको जो कुछ श्लोकों को उद्धृत करके हम कहते हैं ना, स्त्री उसके अधीन रहे, अधीन रहे, अधीन का अर्थ कंट्रोल में रहना नहीं था, अधीन था कि उसका स्त्री के पालन पोषण का दायित्व तो उसका है। तो कन्या के रूप में जब स्त्री माता पिता के घर में होती है, तब उसके भरण पोषण का दायित्व उसके माता पिता का है, और इस दायित्व को फिर दूसरे वंश में उस पुरुष को दिया जाता है कि तुम्हारी मुख्य जिम्मेदारी तुम्हारी है कि इस कन्या से उत्पन्न होने वाली संतान, उस दायित्व को दिया जाता है कन्यादान में। तो यह इतनी बड़ी गड़बड़ है, इसके कारण हमारे सारे आधुनिक बच्चे, क्योंकि वे पूरी ना पृष्ठभूमि जानते हैं, ना सिद्धांत जानते हैं, ना उन्होंने पढ़ा, वे समझते हैं अरे ये कन्यादान, अबोधिया मिर्जा की मैं बात कर रही थी, मैं नाम नहीं लाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि हमें हमारा कंसर्न यह है कि इसके बहाने अब नई पीढ़ी सोचेगी हाँ यह धिक्कार, क्योंकि ये लोग तो खोज खोज कर ऐसी चीजें लाते हैं कि भारतीय संस्कृति की किस चीज को धिक्कारा जाए ताकि अगली पीढ़ी उससे दूर हो जाए, और हमारी युवा पीढ़ी जो है बड़ी आसानी से, जैसे कहते हैं ना, कैरिड अवे हो जाती है। तो मैं इस परिचर्चा के बहाने मैं चाहती थी कि हम कम से कम एक इसके वास्तविक अर्थ को जाने कि वस्तुतः कन्यादान कन्या का वस्तु के पदार्थ में देना नहीं है, अपितु कन्या से जुड़ा हुआ जो दायित्व है वह पहले पिता का दायित्व होता है कि कन्या अपने पूरे सम्मान के साथ उन पे है, और कन्या को जिम्मेदारी परिवार को चलाने की लड़की पर नहीं है, और बाद में पिता अपना वह दायित्व उस पुरुष, उस पति को दे देता है कि अब मुख्य दायित्व तुम्हारा है, उसके संतान जो उत्पन्न होगी उसका पालन पोषण करे और इस स्त्री का सम्मान सुरक्षित रहे, यह दायित्व उसको दिया जाता है जब कन्यादान की रस्म होती है। लेकिन ना हमारे जो संस्कार करवाने वाले रहे हैं, उसका जो कारण है वह भी मैंने कर ही दिया, ना उन्हें पता है, ना वे बताते हैं, और ना दुनिया को समझ है, और उसका फल यह होता है, और जिनको थोड़ा बहुत पता भी होगा वे जानबूझकर नहीं बताना चाहते, ताकि अच्छा है कि भारतीय संस्कृति को गाली मिलती रहे और सब लोग इससे विमुख हो जाएं। और तो मैं चाहती थी कि आज हम महिला दिवस पर तो हम पहले तो इस एक भ्रांति को दूर करें। आप इतनी बड़ी हमारी वैदिक व्यवस्था है, स्त्री के सम्मान की रक्षा करने का दायित्व तो उस पुरुष को, सम्मान की, सुरक्षा की, उसके परिवार की, वह दायित्व तो उसको दिया जा रहा है, इसलिए उसे कन्यादान कहते हैं, ना कि कन्या को दिया जा रहा है। बेटा भी आ रहा है, और हमारे यहाँ तो
क्योंकि हमारे भारतीय परंपरा में देखिए, हम समझते हैं कि अग्नि की उन्होंने कोई अग्नि को साक्षी करके प्रतिज्ञा ली है। असल में अग्नि को जब हमारे यहाँ पानी ग्रहण हो जाता है, उसने उसका हाथ ग्रहण किया और उस समय विवाह हो गया पूरा वस्तुतः। उसके बाद सबसे पहला एक्शन, विवाह संस्कार होते ही पानी ग्रहण के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, वे लोग मिलकर हवन करते हैं। अंग्रेजी का होम शब्द भी वहीं से आया है, क्योंकि हर गृहस्थ का अपना एक हवन कुंड और अपना हवन होना चाहिए हर घर में। जैसे अपना चूल्हा अलग, आज हम इतना तो जानते हैं चूल्हा अलग, और ये तो उनका अपना एक हवन है, उनके अपने दायित्व है। अभी तक माता पिता का की गृहस्थी में वे पल रहे हैं, लेकिन अब से वे एक समाज के बराबर कर्तव्य निभाने वाला उनको दायित्व दिया जाता है। और इस तरह से उसको, तो अब पुरुष की, उस स्त्री की या उन दोनों का दायित्व अब उनके माता पिता का नहीं है। बेटे को बेटा अपना हाथ देता है और उधर से कन्या अपना हाथ देती है, दोनों पानी ग्रहण करते हैं। वहां यह नहीं है कि कन्या का हाथ ग्रहण किया, उसने उसका ग्रहण किया, उसने उसका ग्रहण किया, दोनों ने ग्रहण किया। और फिर उस पुरुष को यह याद दिलाया गया कि अब से इसकी ऐसे सारे दायित्व अब तुम्हें दिए जा रहे हैं, अब से तुम इसके दायित्व वहन करोगे। तो यह क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी था। और मैं, वंदना जी भी हैं, मैं वंदना जी को भी चाहती हूँ वे अपने को अनम्यूट करें और इसमें जोड़ें। आगे की बात हम फिर करेंगे, पहले एक बार उन्हें अभी हम थोड़ा सुन लें। वंदना जी। आज समस्या ये है कौन सी वंदना जी, अब आप ऐसे वंदना बोलिए। शर्मा जी, वंदना शर्मा जी, मेरठ वाली, वे अपने को अनम्यूट करें। उनके यहाँ बहुत इंटरनेट की समस्या है, जब वो वीडियो ऑन कर लेती हैं तो फिर हैंग हो चुकी हैं। तो चलिए, मैं थोड़ा सा इसमें संध्या जी और तब तक वंदना मुकेश जी से भी कहूंगी, ये भी अपने कुछ विचार देना चाहें, जोड़ना चाहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक दो बातें आप ही की बातों में जोड़ना चाहती हूँ। आपकी और पुष्पिता जी ने इतनी बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी दी कि एक, हम जो आपने दान की बात कही, अभी कोरोना काल में मेरे बेटे की विवाह हुआ है और हम मुंबई शादी में गए थे, सिर्फ 4-5 लोग ही थे। और वहां पर ये बात हुई कि जब कन्यादान की रस्म हुई तो पंडित जी उसको ट्रांसलेट करते जा रहे थे कि डोनेशन है, तो मैंने उन्हें उसी समय रोका और उन्हें कहा कि ये डोनेशन नहीं है ये बहुत सद्भाव से अपनी प्रिय वस्तु या अपनी प्रिय चीज हमें दे रहे हैं और हम उसको उसी सद्भाव से और उसी सम्मान से ग्रहण रखकर ये वचन देते हैं कि जितने प्रेम से और सम्मान से ये बेटी आपके यहाँ थी, उससे ज्यादा प्रेम और सम्मान से ये हमारे यहाँ रहेगी। तो ये उन्होंने पूरे YouTube पर लाइव किया, उनके पिताजी बहुत प्रसन्न हो गए। दूसरी बात, आपने बहुत सही बात कही कि दान, जैसे भाषा विज्ञान का नियम है कि शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं और एक समय दान का अर्थ कुछ और था और वो आते आते दान, अंग्रेजों के आते आते तक वो डोनेशन बन गया और तब फिर उसका दुरुपयोग शुरू हो गया और लड़कियों की जब शिक्षा हुई तो उन्हें फिर इस दान शब्द से चिढ़ होने लगी कि हम कोई वस्तु नहीं है जो हमें दान कर दिया जाए। लेकिन साथ में अब एक और बात यहाँ पर आती है हमारी समर्थ नारी की, कि शिक्षा तो हुई नारी की, शिक्षित तो हमारी, जैसे आपने बताया, मदालसा गार्गी और भारती मिश्र भी थी, लेकिन अब जब शिक्षा हुई तो हमारा ज्ञान आधा अधूरा था, तो ना हमने दान को समझा और साथ ही उस त्याग को भी भूल गए जो भारतीय नारी की सबसे बड़ी शक्ति हुआ करता था। और ये त्याग एक तरफा नहीं था, जैसे कि अभी कविता जी ने बोला कि ये दो तरफा था, पति पत्नी दोनों का, दोनों मिलकर गृहस्थी की जब गाड़ी चलाएंगे तो निश्चित रूप है कि त्याग दोनों तरफ से होगा। और जो एक सम्मिलित परिवार की भी आपने बात कही, वो भी मैं मानती हूँ कि अकेले परिवारों में कई बार ये समस्या हो जाती है कि उनके आपसी विवाद सुलझाने का उनको कोई मार्ग नहीं मिलता है, जबकि परिवार में बड़े बुजुर्ग साथ में रहते हैं तो आपका कई बार ध्यान बट जाता है। पति से लड़ाई हुई तो सास और ननद के साथ आप गप्पे लगाने लगे या ननद के साथ, तो ये एक बहुत अच्छी बात थी मुझे लगता है। लेकिन और एक बात जो मैं अपनी बहू से हमेशा कहती हूँ कि आप अपने इस परिवार को एक दिन में तो नहीं अपना सकती, कि स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं है कि आज से आप, मैं मम्मी हो गई आपकी और आप बिल्कुल तन मन धन 100% डेडिकेशन हो गया। लेकिन एक बात आप सोच लीजिए कि जब आप नई नौकरी ज्वाइन करती हैं तो आप बड़े गर्व से जाती हैं कि मेरा ये पद है और मैनेजर को खुश करने की सारी युक्तियां करती हैं।
तो आप सोचिए कि सास आपकी मैनेजर है और आप सास को खुश कर लीजिए। तो एक मजाक की बात नहीं है, लेकिन ये मुझे लगा कि वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम उस ऑफिस में हम चाहते हैं कि हमारे सहकर्मी जो है वो प्रसन्न रहें, हम एक अच्छा वातावरण का निर्माण करें। तो लड़कियां वही ऊर्जा अपनी नौकरी के साथ अपने जिन घरों में वो जा रही हैं उनमें भी लगाएं, तो मुझे लगता है कि कन्यादान की बात भी सार्थक होगी, और जो एक दूसरे की सहभागिता की बात होती है वो भी सार्थक होगी, और विवाह संस्कार जो है सच्चे अर्थों में उसकी सार्थकता होगी। बस मैं इतना ही कहूंगी, और एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि पश्चिम में स्त्री समर्थ अवश्य है, लेकिन हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि वो पूर्ण समर्थ है। वहाँ दोनों तरह मतलब भारत में भी, यहाँ भी, और विश्व के हर स्थान में दोनों तरह की स्त्रियां मिल जाएंगी आपको, जो समर्थ पति के साथ असुरक्षित है या अकेली रहकर असुरक्षित है। केदारनाथ सिंह की एक बहुत अच्छी कविता, मुझे इस समय याद नहीं है, लेकिन उसमें बहुत अच्छी बात है कि स्त्री के बिना ये जो संसार है अधूरा है। वो कहीं भी चली जाए लेकिन उसकी छाप, बेटी हो तो बेटी के रूप में रह जाती है घर में, पत्नी हो तो जरा चली जाए मायके तो वो अपनी छाप छोड़ के जाती, तो बिना स्त्री के तो संभव नहीं है। बस बहुत बहुत नहीं नहीं, धन्यवाद, आपने वो तो मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, क्योंकि यह तो कल्पना करना ही बड़ा बेमानी है, ना पुरुष के और बिना, ना बच्चों के बिना, ना बिल्कुल, बूढ़ों के बिना। और आपने बिल्कुल यानी सही कहा तो कि जो हम लोग बड़े, हैं, हम हाँ लोगों ने परिवार के साथ मिलकर नौकरियां की, काम धंधे किए और दोनों काम किए, जबकि आजकल बच्चे सोचते हैं कि बस अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो वही नौकरी ही सब है। संतुलन संतुलन साधना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन आप बहुत देखिए, बहुत जैसे अब धन्यवाद। हम अमेरिका में भी रहते हैं, तो यहाँ सामाजिक रूप में, भारत में तो सामाजिक रूप में स्त्रियों के साथ अवमानना और ये सब होता है, लेकिन सामाजिक स्तर पर अमेरिका जैसे देश में या यूरोप में आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि व्यक्तिगत स्तर पर स्त्रियों के साथ कोई भेदभाव होता नहीं है। व्यक्तिगत स्तर पर स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है। और मैंने एक बड़ी अच्छी चीज भी है, क्योंकि यहाँ स्त्री समर्थ है, एकदम पति पर ही आश्रित नहीं है। तो जो जैसे एक होता है ना कि भारत में कि सौतेली माता है और वह उसको, यहाँ तो सब टूटे हुए परिवार है, तो यहाँ अमूमन अधिकांश, यहाँ पर भी ऐसे होता है, वो सौतेलापन थोड़ा बरतती हैं, लेकिन अधिकांश, क्योंकि वे बड़ा इसकी सोशल एक्सेप्टेंस बहुत है कि आप जिसके भी साथ रह रहे हैं उसके पहले किसी और से कुछ बच्चे होंगे, उससे होंगे। तो स्त्रियां अपना जीवन भर, और महादेवी वर्मा मुझे बहुत याद आती हैं ऐसे समय पर, उनके पास वह ऋषि दृष्टि थी एक, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो विवाह है, यदि सामाजिक जीवन से निष्कासन न बने स्त्री के लिए, है ना, तो हमने क्या कर लिया ना। और इसका भी कारण है, मैं कारण भी समझती हूँ, जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे आक्रांता हमारे समाज में आते गए बाहर के, हमारी स्त्रियों का बाहर जाना रहना, हमारी संस्कृति प्रदूषित हो गई, जो स्वस्थ समाज था उसका ढांचा एकदम विखंडित हो गया, और स्त्रियां बाहर उस तरह से सुरक्षित नहीं मानी गई, तो वे समाज से कटती गई, उनको चार दीवारी में, उनको पर्दे में, उनको घूंघट में समेटते चले गए। तो स्त्री को यदि, लेकिन एक यह भी है कि जब बच्चा हुआ है, अब जैसे हमारे ही परिवार में बच्चियों के बच्चे हो रहे हैं, वे स्वेच्छा से, माँ स्वेच्छा से चाहती है कि मैं अपना समय अपनी बच्चे के साथ बिताऊं। हमारी बेटी है, वो चाहती है कि अपने बच्चों के साथ, जब तक बच्चे स्कूल जाएंगे उससे पहले यही समय है, तो वह एक प्रकार का सुख है, वह स्त्री पर बंधन यंत्रणा नहीं है कि संतान होती है, वह चाहती है उस प्रेम को, उस आलिंगन को, उन छोटी छोटी हथेलियां, उस देह से, जो बालक की देह से जो ऊष्मा और सुगंध निकलती है कच्चे दूध की, उसके सिर से के स्पर्श से, मैं आज अपने बच्चों के उस स्पर्श को याद कर पा रही हूँ। तो उस सुख को लेने का स्त्री के पास बड़ा अधिकार है। ऐसा नहीं है कि पुरुष कोई बड़े सुखी हैं या पुरुष के पास कोई समस्याएं नहीं है। मैं अपने बेटों से भी बात करती हूँ, बड़ी अच्छी बात मेरे लिए यह है कि मेरे बच्चे भी मुझसे बहुत खुले हुए हैं, तो उनके भी समस्याएं कितना विकट है। स्त्री के लिए रो देना जैसे बहुत आसान है, वह दुखी है तो रो सकती, पुरुष रो नहीं, वे बच्चे दुखी भी हैं आज, लड़के लड़कियां, और मैंने ऐसे बच्चों के साथ काम भी किया, युवतियों के साथ, उनके लिए रोना भी कठिन है, उनको कितना भी कुछ है उनको, तो उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। तो इसलिए पश्चिम में हमें लगता है स्त्री
कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्त्री के साथ भेदभाव नहीं होता। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जितना यहाँ ओ हो जो गतिमति है यहाँ, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और मैं पिछली बार कह रही थी अपनी पिछली मीटिंग में कि सबसे अधिक शोषण यहाँ के परिवार टूटे हुए हैं, और इन टूटे हुए परिवारों के बच्चों को, जहां नहीं भी टूटे माता पिता बाहर 18 साल में जाओ अपनी जिम्मेदारी निभाओ, और वे बच्चे अब कमाएं या अपनी पढ़ाई करें, वे कैसे कहां से अपनी फीस दें। और आप सोचिए जिन परिवारों से टूटे हुए हैं, माँ ने दूसरा कोई साथी चुन लिया, पिता ने चुन लिया, ये बच्चे ना इसके घर में रह सकते हैं ना उसके घर में। जो यहाँ ऑर्फनेज भी हैं, वे लोग बहुत कम समय तक उनको रखते हैं, 18 साल के बाद वो भी नहीं रखते उन्हें। वो कहते हैं अब 18 साल का बच्चा 10वीं में 12वीं में गया हुआ है, वह बच्चा कमाएगा या अपनी फीस देगा या अपने लिए छत तलाशेगा। इस चक्कर में फिर वह सोचता है मैं अपनी फीस देने के लिए कुछ पैसा जो करूं कैसे, वो गलत हाथों में फंस जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ड्रग्स वालों के चक्कर में आ जाते हैं। और उसके बाद उन लड़कियों की नहीं, उन लड़कों की भी जो दुर्गत होती है, जीवन बर्बाद, उनके हाथ पैर, जैसे आपने भारत में दृश्य देखे हो, मुर्गियां दड़बे में बांधकर ट्रकों में ले जाते हैं पैर बांधे हुए और इतनी सी जगह में, उस तरह से पुरुष लड़के लड़कियों को रखा जाता है जो इसमें फंस जाते हैं। वैन्स में ऐसे ऐसे यहाँ ऐसे घर मिले हैं, मकान मिले हैं जहां एक एक के अंदर 36 लोग बंद थे, और उन्होंने 3 महीने से सूर्य नहीं देखा था। उनके पास वस्त्र नहीं है, केवल एक अंडरवियर में वो 36 लोग एक घर में रह रहे हैं। ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं हो रही है। ये जो सारी पोर्नोग्राफी परोसी जा रही है, बड़ा दुनिया उसको आनंद लेती होगी कुंठित मनों वाले, लेकिन यह पोर्नोग्राफी उन्हीं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुए लड़के लड़कियां हैं, उनको बाध्य करके बनवाई गई फिल्में हैं। तो यंत्रणा पुरुषों के साथ भी बहुत गुजर रही है, और यह टूटे हुए परिवारों का ही प्रतिफलन है। यह जो सारा ड्रग्स है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये इसी कारण आ रही है। और इसलिए परिवार तो जरूरी है। देखिए बच्चे को माँ भी चाहिए, पिता भी चाहिए, और वही माँ चाहिए वही पिता चाहिए, उसके लिए वही द बेस्ट मैन है और वही द बेस्ट वुमेन है संसार की, तो उनको वही चाहिए। तो ऐसे में जो भारतीय मेधा थी, यहाँ वैदिक परंपरा जो थी, उन्होंने इस परिवार नामक व्यवस्था को, इस मनुष्य की इसको समझा और एक ऐसी व्यवस्था निर्मित की। इसमें अब समाज तरह तरह के अपने परिस्थितियां बदलती हैं, एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट का फल हम भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। वंदना जी जुड़ नहीं पा रही है, मैं संध्या जी को चाहूंगी, संध्या जी इसमें कुछ जोड़ना चाहे, सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नमस्कार सबको फिर से। मैं तो वक्ता श्रोता जुड़ी थी, तो वक्ता का तो क्या मैं कुछ कहूंगी, लेकिन हाँ जो विषय है वो बड़ा मुझे रुचिकर लगा। जब मैंने आज समूह में देखा तो मैंने कहा कि बिल्कुल इस पर सुनना चाहिए कि क्या आज हमारी सोच है और किस तरह से अलग अलग देशों में लोग इस बारे में सोचते हैं। बिल्कुल वंदना जी जुड़ती हैं तो हम भारत की बात करेंगे। और जो विवाह और कन्यादान और समाज, ये 3 जो शब्द आज की चर्चा के मुख्य विषय हैं, सब हर किसी का नजरिया अलग हो सकता है, क्योंकि किस परिवार से वो आया है, किस माहौल में उसकी परवरिश हुई है, इसका भी बड़ा असर होता है। कई बार जब स्त्री विमर्श और ये बातें होती हैं तो मैं हमेशा इसमें एक मेरा विरोधाभास ही चलता है, क्योंकि शायद बहुत आधुनिक परिवार से नहीं हूं मैं, लेकिन ऐसे परिवार से हूँ जहाँ हमें बहुत नहीं रोका गया। जो भी ऐसा भी नहीं है कि बहुत स्वच्छंदता थी कि 12 बजे रात तक घूम रही हूँ या अपनी मर्जी से कर रही हूँ, लेकिन जो एक आम लड़की को करनी चाहिए चीजें, उसकी छूट थी। घर पे बंधन भी था कि कुछ काम करने हैं, कुछ करके ही जाना है, स्कूल उसके पहले नहीं जाना है, आपको ये आपकी जिम्मेदारी है, तो ये चीजें थी। फिर जब विवाह भी हुआ तो भले ही विदेश में हुआ, और हाँ विदेश बिल्कुल एक अलग वो रहता है, क्योंकि मेरी पूरी ससुराल यही है, मेरी ससुराल भारत में नहीं है, सिंगापुर में ही है, जो 3 पीढ़ियों से यहाँ पर है। लेकिन उनकी सोच, और शायद एक वही कहती हूँ कि मुझे जो माहौल दिखा, तो मुझे जब लोग नारी मुक्ति का झंडा लेके आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि शायद मैं उसमें अपने आप को शामिल नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने अपने आसपास नहीं देखा। मेरे परिवार में या मेरे जो आस पड़ोस में है चीजें, उसमें नहीं देखा। मुझे बहुत सब सहारा मिला है हर चीज में, बहुत जिम्मेदारियां भी आई, और मैंने कभी उन चीजों को
इस तरह से नहीं लिया जैसे चाहे वो सास की बात हो या नंदों की बात हो। मेरी भगिनियां मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, मेरी नंदों की बेटियां वो या बेटे वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं पूरे खानदान में, मायके ससुराल मिला के। तो ये एक बस वही बात होती है कि आप कैसे अपने आप को लेके आगे बढ़ते हैं और किस तरह से आपने जो देखा है वो आपने किस तरह से आत्मसात किया, उसको किस तरह से। मेरी माँ की पिछले साल माँ का देहांत हुआ और छोटी सी बात है वैसे, उन्होंने अपने जो सबसे नई चूड़ियां सोने की बनवाई थी, मेरी बुआ के लिए छोड़ के गई थी कि ये बुआ को देना, जबकि अब कितनी उम्र हो गई और मतलब वो तो एक जैसे एक बात होती कि वो चीजें जो देखी वही वो रही। तो कन्यादान की जो अभी आपने बात की दिया मिर्जा, ये जब मैं भी पढ़ती हूँ मुझे भी बड़ा क्रोध आता है, क्योंकि हमारी जो परंपराएं हैं उसका सही अर्थ सही में लोगों को नहीं मालूम है और लोग उसका एक नकारात्मक रूप, और हमारे बच्चों में भी वो चीजें कहीं ना कहीं सुन सुन के आ रही हैं। वो भी कई बार हमसे ये आर्ग्यू करते हैं कि ऐसे कैसे कि कोई लड़की को दान दे देगा। अरे दान तो नहीं दिया जा रहा ना, वो एक परिवार से दूसरे परिवार को जोड़ने के लिए जा रही है, एक रिश्ता और बन रहा है जिससे एक नए रिश्ते का सृजन होगा, एक नया अंकुर आएगा इस धरती पर, और एक एक जो समाज में एक परिवेश बनाया गया है उसका एक सुचारू रूप से और आगे वो बढ़ेगा। तो वही चीज है कि इसके एक अच्छे रूप में प्रचार की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग खुद अपनी चीजों की बड़ाई नहीं कर पाते हैं, शायद वो भी हमारी एक परवरिश का एक वो है कि हम अपनी जो रीति रिवाज हैं, अपनी जो चीजें हैं, कभी हमने उसकी बड़ाई कहीं की ही नहीं। लोग बुराई करते हैं तो हम सुन के चले आते हैं। तो वही चीजें हैं कि कन्यादान और विवाह ये इतना पवित्र शब्द है, और इसकी पवित्रता को मैं तो मतलब 100% मानती हूँ। और मैं भले ही सिंगापुर में हूँ या बहुत आधुनिक देश ये भी है, छोटा सा है लेकिन बहुत आधुनिक है, लेकिन जो आपने बात अभी कही कि हर जगह स्त्री के साथ ऐसा नहीं कि भारतीय समाज में ही कुछ अलग तरह से उनके साथ व्यवहार होता है, यहाँ भी चाहे वो चीनी परिवार हो, मलय परिवार हो, उनमें भी कई बार दिखाई देती हैं चीजें। तो वही है, लेकिन वो चीजें शायद हम लोग नहीं देख पाते, हम अपनी बुराई देखते हैं, पाश्चात्य की सिर्फ अच्छाइयां ही हम देखते हैं। तो यही इसीलिए शायद हम उसमें पीछे रह जाते हैं। और महिला दिवस पर महिला बहुत सशक्त है, उसके सशक्तिकरण की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप में सक्षम है और परिवार लेकर के भी सक्षम है, उनके बिना भी वो सक्षम है, क्योंकि उसका अपना एक अस्तित्व है। वो जब तक नहीं बोलना चाहती है नहीं बोलती है, लेकिन जब बोलना चाहती है, करना चाहती है और ठान लेती है तो कर लेती है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपने घर में, मैं भी मायके में बहुत नहीं था, मुझे ये करना है वो करना है। आई यहाँ जब माहौल वैसा लगा कि अरे कितना बोर हो रही हूँ घर में बैठे बैठे, तो कुछ करना शुरू किया, और इस तरह से मैंने शुरू किया। ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत एम्बिशियस मैं नहीं थी बचपन से, क्योंकि हर किसी का अपना नेचर। मेरी बहन बहुत एम्बिशियस थी शुरू से, मैं नहीं थी। लेकिन जब माहौल वैसा मिला और लगा कि नहीं है, मैं ऐसे ही अपने आप को नहीं जाया, मुझे करना है, आगे कुछ करना है, तो वही बात है कि महिला सशक्त है, और चाहे भारत की हो या विदेश की हो, सशक्तिकरण की या तो आवश्यकता हर जगह है या कहीं नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ जैसा आपने लोगों ने अभी कहा, पुष्पिता जी ने और कविता जी ने, कि कुछ आक्रांताओं के कारण जो एक बंदिश आ गई, एक धब्बा लग गया, और एक बंधन में जो स्त्री को कर दिया गया, उससे जरूर समाज में पिछड़ापन आया और कई चीजें पिछड़ी, और उसके लिए खैर अभी काम हो ही रहा है। तो यही कहूंगी मैं बस, और तो क्या कहूँ। नहीं, आपने बहुत बहुत अच्छा आभार। कहा, बहुत अच्छी बात कविता जी कही आपने। आपने सिंगापुर का भी पक्ष रखा, विशेषतः है, उससे अच्छा लगा। और वही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समाज में वस्तुतः जो भी निर्बल है, ये सशक्तिकरण उस प्रत्येक के लिए सशक्तिकरण है। यदि पुरुष निर्बल है, पुरुष वंचित है, तो पुरुष का सशक्तिकरण किया जाना। क्योंकि हमारे समाज में, समाज को एक वैदिक ऋषियों ने एक शरीर कहा है, और शरीर में जो स्थान सिर का है वह इंटेलेक्चुअल वर्ग का है समाज में। जो स्थान बाह का है वह स्थान जो शरीर के, जो समाज की रक्षा करने वाला वर्ग है, वह स्थान उनका है। जो स्थान शरीर में पेट का है वह स्थान समाज में जो पोषण करते हैं उनका है। और जो स्थान शरीर में पांवों का है, जो सेवा करते हैं, वह उनका है। तो ऐसा नहीं है कि पांव सिर से कुछ कम है, कि सिर सोचता है तो पांव कम है।
है ना। आप जिसके पाव नहीं है उससे पूछिए वो कितने बड़े इंटेलेक्चुअल हो क्या हो। वो यूके में तो हॉकिंस रहे, हॉकिंस वही वालों को कहते बहुत अच्छे जानते हैं, उनसे पूछिए मस्तिष्क कितना सक्रिय है, लेकिन नहीं चलती है देह। और लेकिन इसके साथ देखिए यही वैदिक ऋषियों की की खूबसूरती है कि अगर सिर में खुजली होगी या दर्द होगा तो हाथ अपने आप वहां जाएगा, टांग में दर्द होगी तो हाथ सहलाएगा, है ना। चलने का मस्तिष्क निर्णय लेगा तो पांव चलेंगे, वहां तक लेकर जाएंगे। सारे एक दूसरे के संचालन में सहयोगी बनते हैं, साथ देते हैं, तभी आगे बढ़ती है यह देह। तो इसी तरह से समाज में भी सभी वर्ग एक दूसरे के, और खाली ये उस तरह से एक परिवार भी इसी तरह से एक इकाई है। इसी तरह से परिवार में कोई निर्णय लेता है, और आप छोटी से छोटी संस्था में भी देखिए, कोई दरी बिछाने वाला होगा, कोई झाड़ू लगाने वाला होगा, कोई मंत्रणा देने वाला है, कोई टेक्नोलॉजी संभाल रहा है, कोई विज्ञापन दे रहा है। हर एक इकाई में, चाहे वह देह है, चाहे वह समाज है, चाहे राष्ट्र है, चाहे विश्व है, उसमें यही चार चाहिए होते हैं। विचार चाहिए होता है, शक्ति चाहिए होता है, उसको फंडिंग करने वाला कोई चाहिए होता है, और फिर सेवा कार्य जो सब सब चीजें हैं, यही चार सब जगह चाहिए होते हैं। अब ये भी बड़ी गड़बड़ कर दी गई, हमने कह दिया कि नहीं नहीं वो शूद्र है, वो ये है। ऐसा कहीं नहीं था, चार नाम है, अब आपने उनको छोटा मान लिया, आपने ऐसा कर दिया। तो खैर उस प्रकरण में हम नहीं जाते। मेरा ये कहना था कि जो भी निर्बल है, चाहे परिवार निर्बल है, अब दुर्भाग्य से ऐसा हुआ क्योंकि जहां परिवार व्यवस्था उस तरह से नहीं थी, पहले तो जो बाहर से आयातित चीजें हमने ली, हमने अपने पीछे रूट्स की तरफ हम लोग नहीं गए कि हम देखें कि हमारे पास क्या दिशा थी। हम जब त्रस्त थे इन सब पिछले 4, 5, 6, 800, 1000 सालों में, विशेषकर महाभारत के बाद, तो हमने कभी अपनी जड़ों को तलाशने की कोशिश नहीं की कि वहां पर क्या समाधान थे। हम उल्टे जो बाहर से आते गए, हम उन्हीं से पूछ पूछ कर, जान जान कर समाधान खोजते रहे, और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने जो समाधान दिए, उन्होंने परिवार तो टूट गए फिर, लेकिन समाज में तो जुड़कर ही काम चल सकता है, एक इकाई से तो काम चलता नहीं है, जरूरत तो सबको है। फिर महिलाओं के अलग संगठन बन गए, पुरुषों के अलग। तो भैया एक संगठन परिवार था तो उसको ही रहने देते ना, पहले संगठन की तो जरूरत है ही है, पहले उस संगठन को तोड़ा। अब आप महिला को कह रहे हो दूसरे संगठन से जुड़ जाओ। किसी भी संगठन में महिला रहेगी, उसको जो परिवार में जैसे थोड़े सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, थोड़ा झुकना पड़ता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की बात को आदर देना पड़ता है, परिवार में ही यदि यह कर लिया होता तो बाहर वाले संगठनों की जरूरत है। पुरुष को भड़काएं या बच्चों को भड़काएं, पहले आपने परिवार तोड़ दिया, अब आप बच्चों की उन्नति के लिए काम कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। भैया एक स्वस्थ परिवार का निर्माण करते, बच्चे इसमें समस्याओं में ही ना आते। तो इस धुरी है परिवार हमारी, और स्त्री उस धुरी को उस धुरी पर टिकी हुई, उस व्यवस्था की बिल्कुल उसको पकड़े थामे हुए, जैसे लट्टू को नचाते हैं ना वो। तो लट्टू की एक धुरी तो होती है जो भूमि पर नाचती है, लेकिन उसको भी एक जो गति देता है, जो उंगली जो गति देती है उस लट्टू को, स्त्री वह है कि वह चाहे तो पूरे उसको उतनी गति दे सकती है, और न चाहे तो उसमें कोई गति नहीं आएगी। और परिवार की प्रत्येक इकाई की वस्तुतः पिता और पुरुष की भी वही भूमिका है, कोई कमतर भूमिका नहीं है, कोई अधिक भूमिका नहीं है। लेकिन स्त्री के पास, स्त्री दैहिक रूप से अधिक सक्षम है और मानसिक भावनात्मक रूप से अधिक सक्षम है, क्योंकि जो स्त्री 9 महीने एक पुरुष के पेट पर आप पत्थर बांध दीजिए, वो 9 दिन नहीं चल पाता, स्त्री धारण करती है। तो इसलिए ईश्वर ने, प्रकृति ने स्त्री को शारीरिक शक्ति अधिक दी है, वह 9 माह तक उसको पालन पोषण करती है अपनी देह से बच्चे का। कविता जी, आपकी इसी बात पर अभी संध्या जी ने भी कहा, और आपने इतने सूंधेपन से अपने माँ बनने की हल्की सी स्मृति जगाई। तो स्त्री इसलिए धुरी है क्योंकि वो माँ है, उसके बिना परिवार बन नहीं सकता, वो धुरी इसलिए है। तो जब स्त्री पहली बार माँ बनती है तो उसको लेके मैंने एक कविता लिखी है, और एक तो थोड़ी सी माँ को लेकर के बड़ी कविता हो सकती है, लेकिन नवातुर गर्भिणी, आप लोग को अपना वो पहला जो है, पहली बार माँ बनना याद आएगा। वो खुश है अपने देह के जादू से भरकर, वो खुश है अपने देह के जादू से भरकर, इठलाती है रह रहकर, हंसी में रचाती है अनदेखी खुशी का सुख, हंसी में रचाती है अनदेखी खुशी का सुख, कि कुछ माह बाद अपनी ही हथेलियों में खिलाएगी
अपने प्रणय की नवजात हथेलियां। वाह खुश है कि कुछ बढ़िया। माह बाद अपनी ही हथेलियों में खिलाएगी अपने प्रणय की नवजात हथेलियां। अपनी देह से जन्मी आंखों में देखेगी अपने मन का कोमल स्वप्न। अपनी देह से जन्मी आंखों में लखेगी मन के कोमल स्वप्न। हथेलियों को भरेगी अपने शिशु की मुट्ठियों से। अपनी हथेलियों को भरेगी अपने शिशु की मुट्ठियों से। अपने ओठों से चूमेगी उसकी अधर सी मुलायम देह। अपने ओठों से चूमेगी उसकी अधर से मुलायम देह। अपने वक्ष से लगाएगी नव आत्म शिशु की पुलकित देह। वो आह्लादित है, वो आह्लादित है कि उसकी देह प्रेम में ईश्वर हो गई। वो आह्लादित है कि उसकी स्त्री देह प्रेम में ईश्वर हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। आप सभी बहुत माओं सुंदर। को समर्पित। बहुत सुंदर बहुत भाव। अच्छी, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। कविता बहुत सुंदर थी। क्या बात। और मुझे लगता है हमने बड़ी सार्थक आपस में, यह ऐसा नहीं है कि कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, यह एक हम लोग प्रति सप्ताह, मैं और पुष्पिता जी और वंदना शर्मा मेरठ से, हम तीनों तो रहेंगे ही। वंदना जी का इंटरनेट की समस्या हो जाती है, भारत की स्थिति हम समझ सकते हैं, तो उनका आना जाना इसी प्रकार रहेगा कि कभी वे हैं कभी नहीं है। पर मैं और हमें तो पुष्पिता जी, आपको हम हर देखने की, सप्ताह विविध अवसरों पर हम प्रति सप्ताह इसी तरह से, क्योंकि मेरे मन में ऐसा था जैसे एक समय था, आप लोगों को याद होगा, भारत में मेरे विवाह से पहले की बातें हैं कि हमारी चाची और ताई वगैरह दोपहर को रसोई में रेडियो, वो एक महिला कार्यक्रम आता था और वो दो महिलाएं मिलकर किसी ना किसी चीज पर चर्चा करती रहती थी और हमारी चाची ताई खाना बनाया करती थी और वे उसे सुना करती थी, है ना। और इन्हीं सब चीजों से घर में कुछ पत्रिकाएं भी आती थी। बाद में मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी, 5वीं 6वीं में, हमारे यहाँ सोवियत भूमि और ये सब भी आया करता था, माधुरी आती थी, धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान तो आते ही आते थे, पराग, नवनीत, नंदन, कोई पत्रिका ऐसी नहीं थी। तो चंपक, पत्रिकाओं ने, हाँ, आप उन चंदा मामा पत्रिकाओं ने, भूल गई। पराग, उन चंदा पत्रिकाओं मामा ने, कैसे भूल गई आप? उन पत्रिकाओं ने चंदा जिस तरह मामा, से हम लोगों को संवारा, नंदन, हमारे घर की महिलाओं को वह अवसर नहीं होता था कि वे बैठकर उतना पढ़ सकें। तो वे वो महिला कार्यक्रम में बड़ी वैचारिक, ऐसा नहीं है कि केवल खान पान की बातें होती थी, बड़ी अच्छी वो चर्चाएं हुआ करती थी, कभी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, कभी कई विषयों को लेकर, बागवानी से जुड़ी हुई, अतिथि भी आते थे। तो मुझे लगा कि हम एक ऐसा करें कि हमें कोई बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं करनी है, कार्यक्रम नहीं है ऐसा कि बड़े तामझाम करना है। पहला था तो हमने फ्लायर भी बनाया, मुझे लगता है इस लोगों को धीरे धीरे पता लग जाएगा कि हम शनिवार को इस समय मिलते हैं, तो जिन्हें थोड़ा सा ऐसी परिचर्चा में रुचि होगी वे स्वयं आएंगे। उस भावना से हमने यह शुरू किया कि इन चीजों पर हम दो लोग विचार कर सकते हैं, तो शायद इससे एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन हो जाए कि इस तरह से विचार विमर्श करके हम क्या चीजों पर कैसे सोचते हैं। उस भावना से हम यह कार्यक्रम चला रहे हैं और इसमें विशेष भाव यही रहता है कि भारतीय संस्कृति को जिस प्रकार, भारतीयों को, भारतीय भाषाओं को, भारतीय वाङ्मय को जिस प्रकार एक प्रकार से थोड़ा कमतर समझा जाता है, हम उससे सही परिप्रेक्ष्य में लाएं। और साहित्य वाले तो बहुत से मंच हैं, इसलिए हमने साहित्य को इससे दूर रखा है कि हम साहित्य की, बहुत लोग बात कर रहे हैं, हम इसको साहित्य का मंच, हम जो साहित्य से इतर लोग हैं हम उन्हें महत्व देना चाहते हैं, इतर विषयों को, इसलिए इसमें हमने उन सबको छुआ नहीं है, ना इसको हम उस ढर्रे पर ले इतर जाना। विषय, वो इतर विषय का मतलब मैं समझती हूँ कविता जी का ये है कि जिनसे साहित्य बनता है, बिल्कुल, और विचार, वस्तुतः उस जिनसे विचार, हाँ, उस विचार को हम विचार और संवेदना, हाँ, विचार और संवेदना के उस दृष्टिकोण को हमें प्रस्तुत करना है कि अब के समय में साहित्य लिखने के लिए ये विषय होने चाहिए और इनको देखने की ऐसे दृष्टि देखा अब जाए, बदलनी चाहिए, क्योंकि हम नई बदलनी पीढ़ी, हमने लेखन के रूप में हमारे पास जो भी पूंजी है वह हमने कहीं से ली है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सामाजिक प्रभाव, आर्थिक मृग तृष्णाएं, बहुत सारी चीजें हैं, उन महत्वाकांक्षाओं की दौड़ में पूरे लेखन का जिस प्रकार बंटाधार हुआ है नई पीढ़ी का, तो हम चाहते हैं कि वाङ्मय को, साहित्य को अगले पीढ़ी कम से कम उनके पास एक ऐसा हो, उनको हम ऐसे चैलेंज दें
कि वे इन विषयों पर सोचें, नई तरह से लिखें और डटकर अगली पीढ़ी सामना कर सके। और इसको इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि वो पुस्तक पढ़ना हम लेख लिख कर भी कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से आजकल ऑडियोज का जमाना है कि आप ऑडियो, तो ये कोई भी अपनी कार में प्ले कर ले और सुनता रह सकता है इसे। तो हमें लगा कि डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, लिखित रूप में नहीं, और लिखने में फिर प्रक्रिया लिखो, फिर एडिट करो, प्रूफ रीडिंग करो, छापो पत्रिका को, तो उस सारे से हम हैं। डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है कम से कम विचारों का अधिक, और आजकल की दुनिया ऐसी है, विजुअल्स होते हैं तो लोग ज्यादा आते हैं। तो हमने यह कविता जी इसलिए रास्ता बहुत निकाला। मैं ये कहूंगी कि मैं विषय देखकर आज आई कार्यक्रम में, और स्वाभाविक है कि आपका कार्यक्रम था, पुष्पिता जी हैं, मैंने कहा बहुत लाभ होगा हमारा, जो कि निश्चित रूप से हुआ। आप दोनों से मिलने की जिज्ञासा थी, लेकिन बोनस में संध्या जी मिली हमें। नहीं आप एक भी और बहुत संध्या दिख सार्थक। रही है, हाँ, वो अच्छा भी लग जरा रहा अपनी छवि दिखा दें, क्योंकि अब मुझे भी जिज्ञासा होगी। वंदना 2 थी, अभी संध्या 2 हो गई। हाँ, वंदना जी को ये नहीं सुन सके इस बात हाँ, की। ये नहीं, सब आज का जुड़ी विषय है ही जी। देखकर मैं भी जुड़ी, क्योंकि विषय, और मैंने आज, कई बार होता है कि फ्लायर एक आध दिन बाद देख पाते हैं क्योंकि समूह कई हो जाते हैं, तो देखा और मैंने कहा नहीं, बिल्कुल मुझे खुद भी इन सब विषयों में रुचि है, सुनने की बहुत ज्यादा। तो अगर ये हर हफ्ते होगा तो, नहीं लेकिन आप एक कहीं लिंक या दैवीय कुछ संयोग डाल है दे ये। दीजिएगा। लिंक हम आपको एक हाँ अभी एक जी। परमानेंट जैसा लिंक नहीं और बना, ना जल्दी ही एक परमानेंट लिंक बन जाएगा, हर बार हाँ वही हाँ, लिंक अब रहेगा। किसी भी एक समूह जब में भी रहे संभव ताकि हो। वो वंदना याद जी, रहे। वंदना जी और संध्या जी, आप लोग अपना जरा नंबर मुझे बता देंगे? एकदम मुझे खोई हुई सखियां मिल गई हैं और नंबर मिल जाए तो जी वो जरूर हम ग्रुप में हम लिख देंगे, यहाँ पर है ना अ, थोड़ा, या आप ठीक चैट में लिख अवश्य दें। अवश्य। ठीक यहाँ जी। बोलना, हाँ, क्योंकि ये नंबर रिकॉर्डिंग है, दे दीजिएगा। पब्लिक में जाएगा, इसलिए अच्छा ऐसी बातचीत नहीं, निश्चित नंबर रूप आप से। अपना दे दीजिएगा, आप दोनों जरूर लोग जरूर है ना, कविता जी को, और जरूर। नहीं तो मेरा